हे गाइस, वेलकम बैक, वेलकम टू एम बाय। आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में जितने भी हम पॉइंट डिस्कस करेंगे ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एनडीए के एग्जाम में आपका जब आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप लगा रहे होंगे तो आपको पता होगा कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से इसके जो स्टेटमेंट है यहां से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। ये थ्योरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, और फिर हम एलिमेंट्स के सिंबल्स देखेंगे कि आजकल हम जो एलिमेंट के सिंबल यूज करते हैं वो सिंबल कैसे आए और किसने उनको सजेस्ट किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट्स की। हमने आपको बताया था कि दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं, दुनिया में जितने भी हमें मटेरियल दिखाई पड़ते हैं, आसपास हमारे आसपास जो भी चीजें दिखाई पड़ती हैं वो सब मैटर से मिलकर बनी है, वो सब सब्सटेंस से मिलकर बनी है, पदार्थ से मिलकर बनी है। और अगर हम मैटर की बात करें, सब्सटेंस की बात करें, तो वो सब एलिमेंट से मिलकर बने हैं। 118 टाइप के एलिमेंट। क्या आपको याद रखना है कि जितने भी दुनिया में जो भी चीजें हमें दिखाई पड़ती हैं वो सब की सब 118 टाइप के एलिमेंट्स से मिलकर बनी है, जो हमें याद रखना है। ठीक है, 118 टाइप के एलिमेंट्स यानी 118 टाइप के तत्वों से मिलकर हमारी जो पूरी दुनिया है वो मिलकर बनी हुई है। अब आज की डेट में 118 से ज्यादा 118 से ज्यादा एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है। वो एक अलग मैटर जो हम ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम आज के लेक्चर में बात करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। तो इनकी जो थ्योरी है वो याद रखेंगे किस पर बेस्ड है? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पे। सबसे पहला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जैसे जैसे हम आपको पॉइंट्स बताएं वो एज इट इज पॉइंट आपको याद रखने हैं। इनकी जो थ्योरी है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये सबसे पहला पॉइंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस पर बेस्ड है। तो याद रखेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज बेस्ड ऑन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये केमिकल कॉम्बिनेशंस के जो लॉज हैं उस पर बेस्ड है। सबसे पहले सेकंड पॉइंट आप याद रखेंगे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। आपको याद रखना है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में दो फेमस लॉज हैं। सबसे पहला जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब है अगर दो एलिमेंट्स एक दूसरे से मिल रहे हैं तो मिलने के पहले जो भी टोटल मास होगा वो मिलने के बाद टोटल मास के बराबर होगा। मतलब जो मास है वो कंजर्व रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ले लें और यहाँ पर हम ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ले लें, है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से आपका क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल हमने ले लिए किसके? हाइड्रोजन के, और दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस के लिए, एक मॉलिक्यूल हमने ऑक्सीजन गैस का लिया। ये दोनों कंबाइन होके दो मॉलिक्यूल वाटर के बनाते हैं। तो अगर आप रिएक्शन से पहले जो टोटल मास देखोगे, रिएक्शन के बाद जो टोटल मास होगा उसके बराबर होगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ये चार बार हाइड्रोजन हो जाएंगे, चार हाइड्रोजन का जो मास है वो 4u हो जाएगा। ऑक्सीजन दो है तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 32u हो जाएगा। इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में टोटल जो मास है, जो मॉलिक्यूलर मास है टोटल, वो हो जाएगा कितना? 36u। और अगर आप राइट साइड में देखोगे तो हमने आपको बताया था वाटर के एक मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 18u होता है, और यहां पर दो है वाटर के मॉलिक्यूल, तो 2 इंटू 18u दैट इज ये आ जाएगा 36u। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में जो टोटल मास है वो हमेशा कंजर्व्ड है। देखो राइट हैंड साइड के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड का जो टोटल मास है राइट हैंड साइड के बराबर है। मतलब रिएक्शन से पहले जो टोटल मास होगा वो हमेशा रिएक्शन के बाद के टोटल मास के बराबर होगा। मतलब जब भी कोई रिएक्शन होती है, जब भी दो एलिमेंट्स या फिर दो मॉलिक्यूल या फिर दो कंपाउंड आपस में मिक्स होते हैं, तो उनका मास कहीं भी बेस्ट नहीं होता है। ना तो मास कम होता है और ना ही मास बढ़ता है, मास कंजर्व रहता है। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट समझ आ गया, और इसी को लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब सेकेंड जो लॉ है वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसके बारे में हमने बात की थी। जितने भी कंपाउंड होते हैं, वो जितने एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, वो सभी एलिमेंट फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि वाटर का ये मॉलिक्यूल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, तो वाटर के मॉलिक्यूल में ये वाटर का कंपाउंड भी कहलाएगा। इसमें दो एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन एलिमेंट है और एक ऑक्सीजन एलिमेंट है। तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा हमेशा वो 1:8 होगा, मतलब 1:8 होगा। मतलब जब 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करेगी तब आपको 9 ग्राम वाटर मिलेगा। हमेशा याद रखना कि वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है H2O, या वाटर का जो कंपाउंड है ये H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा रेशियो क्या रहेगा?
1:8 रहेगा, ऑलवेज, हमेशा रहेगा। जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कार्बन का और ऑक्सीजन का जो रेशियो रहेगा वो 3:8 रहेगा, ऑलवेज। बात समझ आ रही? तो जितने भी कंपाउंड्स हैं उन वो जितने भी एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, कंपाउंड एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, अलग अलग टाइप के एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं कंपाउंड। तो जितने भी कंपाउंड हैं वो जितने टाइप के अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं वो सभी एलिमेंट एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होते हैं, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं। इसी को लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहते हैं। तो हमने दो लॉज आपको बताए, एक तो हमने बताया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एक हमने बताया लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो इन दोनों लॉज को हम कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब है जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इन दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जैसे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ऑल मैटर, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी मैटर हैं, जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो एलिमेंट हो जिनको हम तत्व कहते हैं, चाहे वो कंपाउंड हो जिनको हम यौगिक कहते हैं, जो अलग अलग टाइप के एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, चाहे वो मिक्सचर्स हो, यानी दो अलग अलग टाइप के प्योर सब्सटेंस या दो कंपाउंड आपस में मिलकर मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है, तो हम दुनिया में जो भी मैटर देखते हैं, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो कंपाउंड हो, चाहे वो मिक्सचर हो, वो सब स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। और उन्हीं स्मॉल पार्टिकल को डाल्टन ने क्या कहा? एटम कहा। उन्हीं स्मॉल पार्टिकल को डाल्टन ने एटम कहा। हमने क्या बोला? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा दुनिया में जो भी मैटर है, दुनिया में जो भी पदार्थ हमें दिखाई पड़ते हैं, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो कंपाउंड हो, चाहे वो मिक्सचर्स हो, वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने हैं। और उन्हीं स्मॉल पार्टिकल को इन्होंने एटम कहा। किसने? डाल्टन ने। अब इन्होंने कुछ पॉइंट दिए, वो पॉइंट आपको एज इट इज याद रखने हैं। सबसे पहला जो पॉइंट इन्होंने दिया डाल्टन्स ने, सबसे पहला पॉइंट, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल और कॉल्ड एटम्स। यानी कि इन्होंने कहा है कि दुनिया में जो भी पदार्थ है, दुनिया में जो भी चीज है, वो टाइनी पार्टिकल मतलब बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, और उस छोटे छोटे कणों को एटम कहा गया। क्या कहा गया? एटम। इसका मतलब यह है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, दुनिया में जितने भी पदार्थ है वो सब परमाणु से मिलकर बने हैं, एटम से मिलकर बने हैं। तो ये पहला एज इट इज पॉइंट आपको याद रखना है। सेकेंड पॉइंट एज इट इज क्या याद रखना है? atoms are indivisible particles which cannot be created nor destroyed in a chemical reaction। इन्होंने क्या? सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा जो एटम है ना, जो एटम है उसको हम विभाजित नहीं कर सकते, उसको हम काट नहीं सकते, उसको हम कट नहीं कर सकते। एटम एक इंडिविजुअल पार्टिकल है। परमाणु को हम फर्दर हम परमाणु को नहीं काट सकते, वो ऑलरेडी स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन्होंने बोल दिया। यानी कि पदार्थ का, किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा कण इन्होंने एटम को बोला। इन्होंने कहा कि एटम एक इंडिविजुअल पार्टिकल है, उसको हम फर्दर नहीं काट सकते, उसके अंदर और कुछ नहीं पाया जाता है, ये इनका मतलब है। तो याद रखेंगे, एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ये किसके अकॉर्डिंग है? डाल्टन्स के थ्योरी के अकॉर्डिंग। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का सेकेंड पॉइंट ये एज इट इज आपको याद रखना है। हालांकि बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसके अंदर पाए जाते हैं? एटम के अंदर पाए जाते हैं। तो ये जो सेकेंड पॉइंट है इनका फेल हो गया था, लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एज इट इज इनके पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है ना? तो आपको ये पॉइंट समझ आ गया। फर्स्ट पॉइंट, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। यानी दुनिया में जो भी पदार्थ हैं वो सब छोटे छोटे कण से मिलकर बने हैं, जिनको परमाणु कहा गया, यानी एटम कहा गया। एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल, जो एटम्स हैं वो अब विभाजित नहीं हो सकते, यानी कि वो एटम इंडिविजुअल पार्टिकल्स है, जिनको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, जिनको ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट आपको याद रखना है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या, ये थोड़ा सा विजुअलाइजेशन है कि जैसे इंडिविजुअल पार्टिकल है, हम इंडिविजुअल पार्टिकल की बात करें, जैसे ये हमारे पास शुगर की क्रिस्टल है, ये शुगर का क्रिस्टल है। अब इस शुगर के क्रिस्टल को आप चाकू से काटते चले जाओ, काटते चले जाओ, काटते चले जाओ, काटते चले जाओ, इसके बहुत सारे क्या होते चले जाएंगे? टुकड़े होते चले जाएंगे, टुकड़े होते चले जाएंगे, टुकड़े होते चले जाएंगे। एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि एक आपको एटम मिल जाएगा, अब वो एटम फर्दर अब कट नहीं होगा। इसी को कहा गया है कि एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल। आप यहां पर अब देख सकते हैं, यहां पे क्या करेगा? इसको कट करेगा, इसके बहुत सारे पार्टिकल हो गए,
उनको भी कट किया, उनको भी कट किया, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल मिल गए, छोटे छोटे पार्टिकल, इन सबको एटम कहा। अब एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि अब इन पर्टिकुलर जो एटम्स हैं इनको डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए इनको कहा गया इंडिविजुअल पार्टिकल। तो मेरे ख्याल से आपको ये डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी का सेकंड पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया कि एटम इंडिविजुअल पार्टिकल है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें, एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड ए केमिकल एलिमेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब क्या है कि जैसे जो एलिमेंट होता है ना, हमने 118 टाइप के आपको एलिमेंट बताए, 118 टाइप के एलिमेंट बताए। जैसे हमने यहाँ पर एक कॉपर एलिमेंट लिया, मान लो हमने ये कॉपर एलिमेंट का एक टुकड़ा लिया, हमने कॉपर एलिमेंट लिया। कॉपर एलिमेंट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सिर्फ कॉपर के ही एटम होंगे, इसके अंदर क्या होंगे, सिर्फ कॉपर के एटम पाए जाएंगे। याद रखना, जो एलिमेंट होते हैं ना उसके अंदर सेम टाइप के एटम पाए जाते हैं, जो एलिमेंट है उसी के टाइप के उसके अंदर एटम पाए जाते हैं। तो जैसे हमने ये कॉपर का एलिमेंट लिया तो कॉपर के एलिमेंट में सिर्फ क्या मिलेंगे, कॉपर के ही एटम्स मिलेंगे। और अगर सेम टाइप के एटम है तो इनकी जो प्रॉपर्टी है वो सेम रहेगी, इनका जो मास है वो सेम रहेगा, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, इनका मास सेम रहेगा। तो यही थर्ड पॉइंट कह रहा है। थर्ड पॉइंट में क्या बोला इन्होंने, एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट, किसी गिवन एलिमेंट के जो एटम है, चाहे जितने एटम्स हो, किसी भी गिवन एलिमेंट के चाहे जितने एटम हो, वो सभी एटम आइडेंटिकल होते हैं मास में। उन सब एटम का मास आइडेंटिकल होगा, सेम होगा, और उन सब की केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी। तो यहां पर हमने एग्जांपल लिया कि कॉपर एलिमेंट है, तांबा है। अब कॉपर एलिमेंट कॉपर के एटम से मिलकर बना होगा, यानी कॉपर एलिमेंट के अंदर सिर्फ कॉपर के ही एटम्स होंगे, और जो कॉपर के एटम्स होंगे उन सबका मास सेम होगा, और उन सबका अगर मास सेम है तो और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जैसे हम एक और एग्जांपल ले ले, मान लो नाइट्रोजन गैस ले ली, हमने क्या ले ली, नाइट्रोजन गैस ले ली। अब नाइट्रोजन गैस के अंदर जब आप देखोगे तो नाइट्रोजन के अंदर नाइट्रोजन के ही एटम मिलेंगे, आपको नाइट्रोजन के ही एटम मिलेंगे। अब ये नाइट्रोजन के जितने भी एटम है इन सबका मास सेम होगा और इन सबकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी। तो यही थर्ड पॉइंट कह रहा है, एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट, कोई एलिमेंट है, कोई तत्व है, उसके जितने भी एटम्स हैं वो मास में आइडेंटिकल होंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी आइडेंटिकल होंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने कहा है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। सिंपल सी बात है। जैसे इस पॉइंट की बात करें, ये कॉपर का एलिमेंट है जिसमें कॉपर के एटम्स हैं, ये नाइट्रोजन का एलिमेंट है जिसमें नाइट्रोजन के एटम्स हैं। अगर हम दो एलिमेंट के एटम्स को कंपेयर करें, जैसे ये कॉपर के एलिमेंट के एटम्स को और नाइट्रोजन के एलिमेंट्स के एटम्स को, अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो ये अलग अलग होंगे। यानी कॉपर का जो एलिमेंट का, कॉपर एलिमेंट का जो एटम है कॉपर, और नाइट्रोजन एलिमेंट का जो एटम है नाइट्रोजन, इन दोनों का मास डिफरेंट होगा, इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी। ये कौन सा पॉइंट कह रहा है, फोर्थ पॉइंट कह रहा है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनका मास डिफरेंट होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी। तो सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि यहां पर हम एक ही टाइप के एलिमेंट की बात करें, किसी एलिमेंट के, अगर हम एलिमेंट की बात करें तो उसमें जितने भी टाइप के एटम्स हैं, एक किसी एलिमेंट में एक ही टाइप के एटम्स होते हैं और वो सभी एटम का मास और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। लेकिन दो अलग अलग हमने एलिमेंट लिए तो दो अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग एटम्स होंगे तो उनका मास और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। तो मेरे ख्याल से आपको थर्ड और फोर्थ पॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं। एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। स्मॉल होल नंबर का मतलब है, जैसे हम H2O की बात करें, है ना, तो इसमें दो हाइड्रोजन के एटम और इसमें एक ऑक्सीजन का एटम कंबाइन हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि 1.5 हाइड्रोजन के एटम और 0.5 ऑक्सीजन के एटम कंबाइन हो, नहीं, होल नंबर में कंबाइन होंगे। होल नंबर आप जानते हो, होल नंबर या तो 0 होता है या 1 होता है या 2 होता है या 3 होता है, मतलब पॉइंट में फ्रैक्शन नहीं होता है और ना ही नेगेटिव नंबर होता है। होल नंबर क्या होता है, ना नेगेटिव होता है और ना फ्रैक्शन होता है, ना पॉइंट में होता है। जो होल नंबर है वो 0, 1, 2, 3 ऐसे पूर्णांक होता है ना, क्या होता है, पूर्णांक। तो याद रखेंगे कि जितने भी कंपाउंड बनते हैं, जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं, जितने भी यौगिक बनते हैं, उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो होल नंबर में कंबाइन होते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन अगर कंबाइन हो रहा है 2 तो ये कंप्लीट है, ये 2 होल नंबर है। ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है 1 तो 1 होल नंबर है, यानी 1.5 हाइड्रोजन
0.5 ऑक्सीजन ऐसे कंबाइन नहीं हो रहे हैं। तो इन्होंने डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में 5th पॉइंट में क्या बोला कि जितने भी कंपाउंड हैं वो सब होल नंबर में कंबाइन होते हैं, है ना। यानी जितने भी एटम्स हैं कंपाउंड के अंदर वो सब होल नंबर में कंबाइन होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करें तो इसमें कार्बन का एक एटम है, होल नंबर है। इसमें 2 ऑक्सीजन के एटम है, होल नंबर है। तो 2 होल नंबर है, एक होल नंबर है। तो यहाँ पे 2 एटम ऑक्सीजन के, एक एटम कार्बन का मिक्स हो रहा है, कंबाइन हो रहा है और वो क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। बस दैट्स ऑल। ऐसे हम अगर ग्लूकोज की बात करें तो C6H12O6 ये ग्लूकोज होता है। अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर 6 कार्बन के एटम है, इसके अंदर 12 हाइड्रोजन के एटम है और इसके अंदर गाइस 6 क्या है, ऑक्सीजन के एटम है। तो यहाँ पर 6 होल नंबर है, 12 होल नंबर है, 6 होल नंबर है। तो ये जितने भी एटम हैं ग्लूकोज के अंदर ये सब होल नंबर में कंबाइन हो रहे हैं। तो ये है इस 5th पॉइंट का मतलब। और डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी का 6th पॉइंट आपको याद रखना है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। यानी जितने भी रिलेटिव नंबर्स हैं या फिर अलग अलग टाइप हैं एटम के, वो सब कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होते हैं। जैसे हमने आपको बताया था वाटर के मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो वाटर के मॉलिक्यूल में जो 2 हाइड्रोजन के एटम है और ऑक्सीजन के जो एटम है, इसमें हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो रेशियो मिलेगा आपको 1:8 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1:8 मिलेगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो मिलेगा आपको गाइज वो 3:8 मिलेगा। तो ये है इसका मतलब। तो मेरे ख्याल से ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गए। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटम, डाल्टन के अकॉर्डिंग जो एटम दिखता था वो ऐसा दिखता था। डाल्टन के अकॉर्डिंग ये है एटम। बात समझ आ रही है। डाल्टन के अकॉर्डिंग 1803 में डाल्टन ने जो अपना एटम के बारे में बताया, एटॉमिक थ्योरी दी और उन्होंने आप एटम के बारे में बताया कि बस ये है एटम, ये है एटम। यानी इसी टाइप के एटम से पूरे जितने भी सब्सटेंस हैं, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो कंपाउंड हो, चाहे वो मिक्सचर हो, वो सब मिलकर बने हुए हैं। ठीक है ना। तो ये है डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम। ठीक है, बात करते हैं इंपॉर्टेंट एटॉमिक सिंबल की। सबसे पहले क्या था, इन्हीं ने जॉन डाल्टन ने सबसे पहले सिंबल दिए। किसके सिंबल दिए, जैसे जो हाइड्रोजन था या उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे उनके कुछ सिंबल्स दिए। ठीक है, सिंबल इन्होंने ऐसे दिया, जैसे हाइड्रोजन को इस तरीके से इन्होंने लिख दिया, हाइड्रोजन को इस तरीके से इन्होंने दिखा दिया, ये हाइड्रोजन है। इन्होंने इस तरीके से कार्बन को, फास्फोरस को ऐसे दिखा दिया, फास्फोरस को गाइज ऐसे दिखा दिया, ये फास्फोरस है, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन को इन्होंने ऐसे दिखा दिया जस्ट, और सल्फर को उन्होंने जैसे ऐसे दिखा दिया, ये सल्फर है, ये ऑक्सीजन है, ये सल्फर है ना। इसके अलावा अगर आयरन की बात करें तो आयरन को इन्होंने ऐसे दिखा दिया, ये आयरन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सिल्वर की बात करें तो सिल्वर को ऐसे दिखा दिया। ठीक है, कॉपर की बात करें तो कॉपर को गाइस ऐसे दिखा दिया। ठीक है, और गोल्ड की बात करें, कॉपर की बात करें, इस तरीके से इन्होंने सिंबल्स दिखाए। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट ही याद रखने हैं, बहुत ज्यादा याद नहीं रखना। जैसे हम एल्यूमिनियम को कैसे लिखते हैं, एल्यूमिनियम को Al से लिखते हैं, लेकिन पहले एल्यूमिनियम को Al से नहीं लिखते थे, हाइड्रोजन को H से नहीं लिखते थे, फास्फोरस को P से नहीं लिखते थे, सल्फर को S से नहीं लिखते थे। हाइड्रोजन को हम ऐसे सिंबल बना के रिप्रेजेंट करते थे। जब जॉन डाल्टन ने कहा कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को हमें अगर स्टडी करना है तो हम उनका कुछ सिंबल बना दें ताकि हम उनकी स्टडी कर सके, उनको हम रिप्रेजेंट कर सके। तो रिप्रेजेंट करने के लिए जॉन डाल्टन ने सबसे पहले इस टाइप के सिंबल प्रपोज किए। हाइड्रोजन के लिए ऐसे सिंबल बना दिया, फास्फोरस के लिए ऐसे सिंबल बना दिया, सल्फर के लिए ऐसे सिंबल बना दिया, ऑक्सीजन के लिए जस्ट सर्किल बना दिया, सल्फर के लिए ऐसा प्लस सर्किल के अंदर रख दिया, और कार्बन के लिए इन्होंने इस तरीके से कार्बन सर्किल बना के बीच में C लिख दिया, और आयरन के लिए इन्होंने सर्किल बना के बीच में I लिख दिया। तो इस तरीके के जो सिंबल्स हैं ये जॉन डाल्टन ने प्रपोज किए। लेकिन ये पॉसिबल नहीं थे कि आप जब स्टडी करो इनको किताबों में, कॉपी में, या फिर उस टाइम पे जो भी यूज करते थे, क्या हम बार बार इन सिंबल्स को बनाएंगे? नहीं। तो ये मुश्किल हो रहा था स्टडी करना। फिर आए वर्जीलियस। कौन आए? वर्जीलियस। ठीक है, तो इसके बाद जो साइंटिस्ट थे वर्जीलियस ने क्या किया गाइस? वर्जीलियस ने कहा कि जो इंग्लिश वर्ड है ना हाइड्रोजन का, उसी से सिंबल ले लो, है ना। इन्होंने कहा या तो लैटिन वर्ड ले लो या फिर कोई 1 या 2 लेटर ले लीजिए। किसके? इंग्लिश वर्ड के। जैसे हाइड्रोजन को हम ऐसे लिखते हैं ना, हाइड्रोजन
इंग्लिश में ऐसे हाइड्रोजन लिखते हैं, तो इसका एक पहला वाला लेटर ले लीजिए कैपिटल, ये हाइड्रोजन का सिंबल हो गया। इन्होंने कहा जैसे हम क्लोरीन लिखते हैं ना, क्लोरीन को ऐसे लिखते हैं क्लोरीन को, तो क्लोरीन के आप दो एटम ले लीजिए, एक कैपिटल सी ले लो और एक इसका स्मॉल एल ले लो, तो क्लोरीन को यहां से हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया क्लोरीन के सिंबल को, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन की यहां पर बात की, तो ऑक्सीजन की इन्होंने बोला कि ऑक्सीजन के सिंबल के लिए आप इसका ओ ले लीजिए। यानी जो इंग्लिश वर्ड थे ना, इंग्लिश वर्ड, उनमें से या तो एक लेटर ले लो या फिर दो लेटर ले लो। एक लेटर लिया तो सिंपल हम लिखेंगे, और दो लेटर लिए तो हम पहला वाला लेटर कैपिटल लेटर में लिखेंगे और सेकंड वाला लेटर हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर क्लोरीन में से सी लिया और एल लिया, तो सी में सी को हम कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करेंगे और एल को हम स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हम कोबाल्ट की बात करें, कोबाल्ट का इंग्लिश में हम ऐसे लिखते हैं ना कोबाल्ट को, तो कोबाल्ट में सी हमने ले लिया कैपिटल लेटर और जो ओ है इसको हमें स्मॉल लेटर में लेना पड़ेगा, तो ये बन जाता है कोबाल्ट का सिंबल। बात समझ आ रही है? जैसे निकिल की हम बात करें, निकिल में हम इस तरीके से इंग्लिश में लिखते हैं निकिल को, तो निकिल का हमने कैपिटल एन ले लिया और स्मॉल लेटर में हमने आई ले लिया, तो ये निकिल बन गया। तो इसका मतलब ये है, अब हम निकिल को ऐसे नहीं लिख सकते, हम निकिल को ऐसे नहीं लिख सकते, दोनों को हम कैपिटल लेटर नहीं ले सकते। कोबाल्ट को हम ऐसे नहीं लिख सकते, हम क्लोरीन को ऐसे नहीं लिख सकते, याद रखना। बात समझ आ रही है? ये अकॉर्डिंग टू वर्जिलियस है। वर्जिलियस ने कहा कि जो इंग्लिश वर्ड है ना, जो इंग्लिश वर्ड है, हम उसके एक लेटर या उसके दो लेटर का यूज करके हम इनके सिंबल बना सकते हैं, एटॉमिक सिंबल बना सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि हम इनकी जब स्टडी करें तो हम इजिली इनको रिप्रेजेंट कर सकें, बार बार हमें पूरा ना लिखना पड़े। बात क्लियर है ना? तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब ये तो हो गए, कुछ तो नाम लिए गए अंग्रेजी वर्ड के, यानी इंग्लिश जो वर्ड है उसके फर्स्ट या दो लेटर का यूज करके, एक या दो लेटर का यूज करके इनका नाम रखा गया। बात क्लियर है? बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका सिंबल इनके नाम का जो इंग्लिश वर्ड नाम था, इंग्लिश वर्ड था, उनमें से फर्स्ट लेटर या दो लेटर का यूज करके लिया गया सिंबल। अब कुछ लैटिन वर्ड का यूज करके लिया गया, जैसे कुछ जो लिए गए नाम, जो कुछ सिंबल हैं वो लैटिन वर्ब से लिए गए, लैटिन शब्द से लिए गए। अब जैसे कि हमने सोडियम के लिए बात की, अब सोडियम का को इंग्लिश में हम लिखते हैं इस तरीके से, लेकिन इसका सिंबल होता है Na। अब आप कहोगे सर Na कहां से आ गया? तो Na आ गया, लैटिन वर्ड होता है एक नेट्रियम। क्या होता है? नेट्रियम। तो नेट्रियम का यहां से Na उठा लिया, तो ये है सोडियम के लिए। इसी तरीके से पोटेशियम के सिंबल को अगर हम बात करें, तो पोटेशियम का जो सिंबल है, इंग्लिश वर्ड तो ये होता है, तो इंग्लिश वर्ड से नहीं लिया, पोटेशियम का सिंबल लिया लैटिन वर्ब से, जिसे हम बोलते हैं कैलियम, तो यहां से इसको के उठा लिया। ठीक है ना? इसी टाइप से सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया आपका, ठीक है, नेट्रियम से सोडियम Na उठा लिया, कैलियम से के उठा लिया, इस तरीके से। इसी टाइप से और भी बहुत सारे सिंबल्स हैं। जैसे हम कॉपर की बात करें, कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर का सिंबल Cu होता है, और ये कहां से लिया गया? क्यूप्रम से लिया गया, क्यूप्रम से लिया गया। ठीक है ना? तो ये जितने भी हम लिखवा रहे हैं ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम टंगस्टन की बात करेंगे, इस टंगस्टन का सिंबल क्या है? टंगस्टन। टंगस्टन का जो सिंबल है W, ये कहां से लिया गया? बोल्फ्रम से लिया गया, बोल्फ्रम से। ठीक है, इस तरीके से। इसी टाइप से अगर हम गोल्ड की बात करें गाइस, गोल्ड, गोल्ड सोना, तो गोल्ड का जो सिंबल है Au, ये कहां से लिया गया? ऑरम से लिया गया, इस तरीके से ऑरम से लिया गया। कहां से लिया गया? ऑरम से लिया गया। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है ना? और यहां पर अगर हम बात करें सिल्वर की, सिल्वर यानी चांदी, सिल्वर का सिंबल क्या होता है? Ag। Ag कहां से लिया गया? अर्जेंटम से, अर्जेंटम से। ठीक है। मरकरी की अगर हम बात करें, मरकरी, मरकरी का सिंबल गाइस क्या होता है? मरकरी, मरकरी के सिंबल को हम लोग Hg लिखते हैं, और मरकरी का जो सिंबल है ये हाइड्रोजरम, हाइड्रोजरम यहां से लिया गया, हाइड्रोजरम से। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो इनके अलग अलग जो लैंग्वेज है, अलग देशों की लैंग्वेज है, वहां से लिया गया। ठीक है ना? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे हम लेड की बात करें, लेड का सिंबल क्या होता है? Pv होता है ना? ये प्लम्बम से लिया गया। कहां से लिया गया? प्लम्बम वर्ड से लिया गया इसका सिंबल। ठीक है। जैसे हम टिन की बात करेंगे, इस टिन, टिन का सिंबल Sn होता है, और ये कहां से लिया गया? स्टेनम से लिया गया, स्टेनम से लिया गया। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो यहां से लिए गए। ठीक है ना? क्लियर? चलिए, तो ये हमारा था आज का टॉपिक।
तो हमारे आज के इस टॉपिक में सबसे जो इंपॉर्टेंट बात थी वो थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके जितने भी हमने पॉइंट्स बताए वो आपको एज इट इज याद रखने हैं। वहां से एज इट इज आपके एनडीए एग्जाम में या सीडीएस एग्जाम में क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले पूछ लेते हैं या फिर डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ठीक है, तो उनको आप एज इट इज याद रखेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये टाइम टेबल आप लोग नोट कर लेंगे और एम्बाइब एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लें। 3D विजुअलाइजेशन के साथ, 3D एनिमेशन के साथ आप बेस्ट से बेस्ट तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। और एम्बाइब एप्लीकेशन, एम्बाइब अचीव डिफेंस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया। कीप एम्बाइबिंग एंड वी बिलीव इन यू।